नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज्योति पर्व है, ज्योति जलाएं, मन के दम को दूर भगाएं, दीप जलाएं सबके घर पर, जो नम आंखें उनके घर पर। हर मन में जब दीप जलेगा तभी तो दिवाली पर्व मनेगा। किसान भाइयों, आज दीपावली है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस अवसर पर हम सभी मां लक्ष्मी से कामना करते हैं कि किसानों की आय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जाए। और इसी कामना के साथ आप सभी को अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब देखते हैं क्या है खास आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। जरबेरा फूलों की खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। बटन मशरूम उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अधिक आय। राज्य में बढ़ते फूलों की मांग के चलते किसान विभिन्न तरह के फूलों की खेती करते हैं और फूलों की खेती करके बेहतर मुनाफा भी कमाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं जरबेरा फूलों की। तो आप जरबेरा से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. सिंह। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जरबेरा रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि को अपनाना उचित होता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर 500 से 700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम और भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे से पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे NPK अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें NPK 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट,
थ्रिप्स, लाल मकड़ी और पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल और फूलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। क्या है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, राज्य में धीरे धीरे तापमान गिर रहा है और आने वाले समय में तापमान और कम होगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें अभी से इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि बटन मशरूम का उत्पादन कंपोस्ट पर ही निर्भर करता है। इसलिए कंपोस्ट सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता कुमारी से। आज मैं आप लोग को बटन मशरूम की खेती के विषय में बताऊंगी। शरद ऋतु आ रहा है, ठंडा का मौसम आ रहा है और बटन मशरूम की जो खेती होती है वो प्राकृतिक रूप से शीत ऋतु या शरद ऋतु या ठंडे का जो मौसम होता है उसमें इसकी खेती की जाती है। तो जो आप प्राकृतिक रूप से आप इसकी खेती नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को सीजन के साथ साथ फिर साल भर भी उसकी मार्केटिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बटन मशरूम की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है। बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। इसके उत्पादन के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की जरूरत होती है। अब हम लोग इस मशरूम का जो उत्पादन करते हैं इसके लिए जो कक्ष चाहिए उस कक्ष में ऐसा होना चाहिए सीधे धूप ना जाए, लेकिन आपको ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो ताकि उसमें फ्रेश एयर आता जाता रहे। और रात में या जिस वक्त उस वक्त आप लोग दरवाज़ा खिड़की खोल सकते हैं ताकि उसमें ताज़ी हवा का संचार हो। और उसमें आपका लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, बल्ब वगैरह का, ताकि जब आपको आवश्यकता हो आप उसमें लगा सकते हैं। और इसका उत्पादन के लिए या तो आप रैक बना सकते हैं, मचान जैसा, उस पर कर सकते हैं, या फिर बैग में कर सकते हैं, या फिर ट्रे में कर सकते हैं, या फिर बॉक्स में इसकी खेती कर सकते हैं। जैसा आपके पास उपलब्धता है उसके अनुसार इसकी खेती आप कर सकते हैं। अब है कि कितना पुआल या कुट्टी लें, तो हम सबसे अच्छा जो कंपोस्ट बनता है उस यदि आप 10 कुंटल लेते हैं तो सबसे बेहतर कंपोस्ट आपका बनता है। और लेकिन कम से कम आप 3 कुंटल का अवश्य लें। 3 कुंटल भूसे से कम का कंपोस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए कम से कम 3 कुंटल भूसा लें। आप जितना भूसा लेते हैं लगभग उसका 2.5 गुना कंपोस्ट बनता है। बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष प्रकार की खाद की जरूरत होती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला करें। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तभी मशरूम के बीजों का अंकुरण होगा। 4 से 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में इन चीजों की जरूरत होती है। गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4.5 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम,
गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग बताया कि प्लास्टिक सीट या फर्श जो भी लिए उसको 2% फॉर्मलिन से हम निर्जीवीकृत कर लेंगे। इसके बाद जो बेस हम भूसा या पुआल की कुट्टी जो भी लिए हैं उसको अच्छे से फैला देंगे, उसमें पानी का फुहारा देके पानी से भिगाएंगे और 48 घंटे तक इसको बीच बीच में पानी दे करके इसको भिगो कर रखेंगे। और ये 48 घंटा इसका पूरा होने के लगभग 15-16 घंटा पहले हमें क्या करना है कि जितने उर्वरक हैं वो सारे को, जो आप उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड होगा, फंजीसाइड होगा, उसको हटा दीजिए, जो दवा है उसको हटा दीजिए, प्लस जिप्सम को हटा दीजिए। इसके बाद जो भी आपको मटेरियल है वो सारे मटेरियल को अलग से मिला करके एक भीगे हुए जूट के खूब अच्छे से मिला करके जूट के बोरे से उसको हल्का सा जूट का बोरा को पानी मार करके भिगो करके ढक दें। ये प्रक्रिया आप जब आपके भूसा के फुला हुआ 48 घंटा होने के 15-16 घंटा पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए। इसके बाद इस ढेर को आप 6 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि बाहर का जो परत है वो नमी सूख रहा है तो हल्का हल्का फुहारा से बाहर नमी मार दीजिए पूरा ढेर के चारों तरफ। उसका छठे दिन पूरे ढेर को आपको खोल करके उसकी पलटाई करना है। पलटाई वक्त यह ध्यान रखें कि जो पोर्शन पहले अंदर था अगली बार पलटाई में वो बाहर आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जितना मटेरियल है उसको हम लोग एक अलग ढेर बनाते हैं और अंदर के मटेरियल का अलग, और अगली बार उसका जब अच्छे से हम पलटाई करके उसमें मॉइस्चर चाहिए तो आवश्यक रूप से नमी दे दें, और उसके बाद जब फिर ढेर बनाते हैं तो उस ढेर में जो मटेरियल हमारा बाहर था उसको अगली बार अंदर डालेंगे और जो अंदर था उसको बाहर डालेंगे। इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा भूसा जो है वो अच्छे से उसमें फर्मेंटेशन हो और अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त हमारा कंपोस्ट तैयार हो। तो यह प्रक्रिया आप हर पलटाई में करेंगे। पहली पलटाई छठे दिन करेंगे, फिर 10वें दिन, फिर 13वें दिन, इस तरह से 3-3 दिन के अल्टरनेट पर पलटाई करेंगे और अंतिम पलटाई 8वीं पलटाई होगा और 28वां दिन जो होगा उस दिन आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उस दिन हम लोग 28वें दिन यह देखेंगे कि कंपोस्ट हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जाँच करेंगे। बटन मशरूम का बीज स्वास्थ्य और फफूंद मुक्त होना चाहिए। 1 क्विंटल कंपोस्ट में तकरीबन 500 से 700 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इन बीजों को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके लिए इन्हें पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाता है। बीज भरकर पॉलीथीन को ऊपर से मोड़कर बंद कर देते हैं। 3 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके तीसरे दिन फिर उसको हम लोग पलटते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई गंध तो नहीं है। गंध यदि फॉर्मलिन का नहीं होता है तो हम लोग बिजाई करते हैं। बिजाई की भी 3 विधि है। जो सबसे प्रचलित विधि है उसमें हम लोग पूरे कंपोस्ट और बीज को मिला देते, 2 इंच हटा करके उसमें स्पॉन डालते हैं और स्पॉन के बाद फिर 2 इंच हम लोग कंपोस्ट डाल देते हैं। यदि सतह पर बिजाई करते हैं तो पहले 4 इंच हम लोग कंपोस्ट को डालते हैं, उसके बाद फिर उस पर स्पॉन की एक परत बिछाते हैं, फिर उसमें 2 इंच कंपोस्ट डालते हैं, फिर स्पॉन देते हैं, फिर 2 इंच कंपोस्ट डाल करके स्पॉन दे करके फिर हल्का कंपोस्ट दे करके हल्का जब बिजाई कंप्लीट हो जाती है तो हल्के हल्के हाथ से, किसी भी विधि में बिजाई कर रहे हो, हल्के हल्के हाथ से हम लोग कंपोस्ट को दबा देते हैं। इसके बाद निर्जीवीकृत किया हुआ अखबार से उस कंपोस्ट जो भी हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद लगभग 10 से 15 कभी कभी 17-18 दिन भी लग जाता है। आप देखेंगे कि पूरे कंपोस्ट पर माइसेलियम, धागे नुमा माइसेलियम फैल गया है। जब धागे नुमा माइसेलियम पूरे अच्छी तरह फैल जाए तब उसमें हम लोग केसिंग करते हैं। केसिंग तैयार करने के लिए इन बताई जा रही चीजों का उपयोग करें। बगीचे की दोमट मिट्टी 1 के अनुपात, 2 वर्ष पुरानी सड़ी गोबर की खाद 1 अनुपात, 1 पुरानी दोमट रेतीली दोमट मिट्टी 1 अनुपात 1 के हिसाब से प्रयोग करें। भी हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। इसके लिए निर्जीवीकृत करने के लिए 1 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम ले लें 1 ग्राम और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें 1 ml और फॉर्मलिन ले लें 2 ml। इसका घोल बना करके उस कंपोस्ट को केसिंग मृदा को अच्छे से निर्जीवीकृत कर दें। फिर उसे भी ढेर बना करके लगभग 10 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको उलट पलट के देखें हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, किसी नमी दे दें फुहारे से। उसके बाद आप उसमें 2 से 3 इंच की मृदा आवरण बिछा दें उसमें। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका छोटा छोटा बिल्कुल मोती नुमा सफ़ेद उस पर मशरूम आ रहा है। वो 2 से 3 दिन में वो मशरूम बड़ा हो जाएगा। उसका टोपी खुलने से पहले उसकी आप तुराई कर लें। लगभग आपका 10 से 12-14 सप्ताह तक मशरूम निकलता है, जिसमें कि आप 5 से 6 बार तुराई कर सकते हैं।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में 25 अक्टूबर तक साफ आसमान और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 14 से 27% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों यानी पुआलों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण और स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ती हैं। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसल तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाई चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। बरसीम की सिफारिश की गई किस्मों में मस्कावी वरदान का उपयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुआई करें। चारे की अधिक पैदावार के लिए 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा के हिसाब से बुआई से पहले दें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्मों में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में ले दें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पहले उपयोग करें। चने की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर लें। सर्वोत्तम समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488 जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499 जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663 जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469 जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, के अलावा C235 और असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। जड़ गलन और उकठा रोग की रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से या कार्बेंडाजिम 25 SD की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है, अतः ऑल इन ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमिगेट किए हुए फार्म में अच्छी हैचरी से चूजे खरीद कर पालें। जो किसान भाई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं वे इन बातों पर विशेष ध्यान दें। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर अच्छी जल निकास वाली भुरभुरी हल्की मिट्टी वाले धूप वाले क्षेत्र का चयन करें। मिट्टी को बारीक जुताई कर भुरभुरी बनाएं और 1 मीटर चौड़ाई और सुविधाजनक लंबाई की क्यारी तैयार करें। इसे जमीनी स्तर से 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। क्यारी में 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम बालू और 20 किलोग्राम खाद जो अच्छी तरह से सूखी हुई हो और छानी गई हो को अच्छी तरह से मिलाएं। मिट्टी को मिट्टी जनित रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से मुक्त बनाने के लिए कैप्टान या फार्मेलिन 4% का घोल से क्यारियां भिगोएं ताकि मिट्टी को 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर संतृप्त किया जा सके।
उपचारित करने के तुरंत बाद पॉलीथीन शीट या बोरी या मोटे कागज से 2 दिन तक ढक कर रखें। मिट्टी को खोलकर ढीला कर लें और 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बीज जनित रोग जनकों के खिलाफ सूखे बीजों को कैप्टान या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। बीजों को 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर यू आकार के खांचे से बोएं। क्यारियों को बीज के विस्थापन को रोकने के लिए भूसे, केले के पत्ते या सूखी घास की एक पतली परत के साथ कवर करें। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं या 30 से 35 दिन के हो जाते हैं तो रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 7 दिनों के लिए पानी की क्रमिक कमी करके उठाने से पहले रोपाई को सख्त कर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कल्याणपुरा, जिला नागौर के कृषक सुमित कुमार ने। ये तारामीरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तारामीरा सरसों परिवार की फसल है। तारामीरा फसल की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। ये सरसों की प्रजाति जैसी होती है, लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते हैं। इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। तारामीरा को उपजाऊ और कम उर्वर भूमि में भी उगाया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35 से 37% पाई जाती है। इसका तेल खाने योग्य होता है। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में, जहां अन्य फसल सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हूँ, वहाँ की जा सकती है। तारामीरा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। इस प्रकार से बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। तारामीरा की उन्नत किस्म T27, फसल अवधि 150 दिन, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 314, पकाव अवधि 130 से 140 दिन, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 2002, नरेंद्र तारा। उर्वरक की मात्रा। यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करनी चाहिए। बीज की बुवाई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।